तो चलिए बेटा, हमने पिछले क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की है, क्या करना। Now when we talk about the second law, it was of course the law which was giving the magnitude as well as the units for the force, is it? और force की बात हमने की, हमने बोला force एक ऐसी external entity है जिसको inertia change करने की क्षमता है। That was from the first part. क्लियर थी और और force हमने magnitude के एतबार से पढ़ा, it is equal to शाबाश the rate of change of linear momentum, पढ़ा कि नहीं? And then we discussed the cases कि momentum is actually equal to mv, फिर mass variable हो सकता है, फिर velocity variable हो सकती है। एक particular case आ गया force का m into a आ गया ना, एक case आ गया कि f is equal to v dm by dt आ गया, a b दोनों में न्यूटन ही यूनिट था। और एक केस आ गया ऐसा कि जहां पर mass भी वेरिएबल था और velocity भी वेरिएबल थी, और उस वाले केस में हमने बोला it is m dv by dt, सॉरी एम ए सुए को dv by dt कहना शुरू dv by dt प्लस v dm by dt हो ऐसा ना। तो ये तीन चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा ये भी कि वी कैन स्टिल हैव फोर्स इफ द वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। हमने बोला अगर बॉडी रेस्ट पे है मोमेंटरीली वी कैन स्टिल हैव फोर्स, ऑल्दो फोर्स होने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमने बोला जब बॉडी अंडर ग्रेविटी है एट द टॉप इसकी वेलोसिटी जीरो, बट इसके पास एक्सेलरेशन है कितनी, g के बराबर, इफेक्टिवली इसके पास फोर्स है, ठीक है। इधर पर अगर इस ग्राउंड पर फिर मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए थे। अमंग ऑल द फोर्सेस इन नेचर द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और वीकेस्ट कुछ ग्रेविटेशन, बट हम ज्यादातर ग्रेविटेशन की ही बात करते हैं बिकॉज इस हार जाए वजन हार कुछ चीज, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल, अराउंड 10 रेज़ पर आई थिंक 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वी स्टिल डोंट टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाई? द रीजन फॉर दैट बीइंग दुनिया न्यूट्रल है, मैटर इज न्यूट्रल, ठीक। अब न्यूक्लियर की भी ज्यादा बात इसलिए नहीं होती क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट लाइज बिटवीन विद इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक। इट इज बिटवीन द प्रोटॉन्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स, इज इट। और मैंने परसों एक इंफॉर्मेशन आपको कही थी दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान सेम न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज, ठीक। इधर पर गोबर अगर इस कुछ और टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें, we have got another classification of forces, that is the conservative and the non-conservative forces. Cum forces? Conservative and shabash non-conservative forces. अब ये फोर्सेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेकंड लॉ में हमने अब पूरी तरीके से फोर्स की बात देखी, ठीक। फोर्स छू क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स के यूनिट्स क्या, अब हम फोर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस कमन छुना, डज एनीवन अमंग यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस इन विच द force means conserve. सुन ले मेरी बात, एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा बॉडी ए जगह पे है, कहां पे? ये गई बी पे, कहां गई? किस रास्ते से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक। एंड आफ्टर रीचिंग टू बी फॉर एग्जाम्पल इसने अपना रास्ता चेंज किया एंड इट केम बैक टू ए, ठीक। तो एक हिसाब से इसे एक राउंड ट्रिप मारा ना, ये ए से स्टार्ट हो गई और बी पे चली गई, फिर बी से वापस आ गई। अब कहां से गई हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है दैट द इनिशियल and the final positions of the body are same. Point number first. Point number second, that the displacement of the body is zero. ना? So you gonna round trip. बेटा अगर मैं बोलूं कि बया काम कितना गई, what is the work done? What is the in going from A to B and then from B to A? ठीक। तो obviously you can go for calculations of work. So the work is defined as the consumption of energy. तो एनर्जी कितनी खर्च हो गई तो मैं देख सकता हूं, ठीक है। बट बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये ऐसे फोर्सेस है जिनमें वर्क डन जो होता है, जिनमें ऑन ए क्लोज्ड ट्रिप द वर्क डन बेटा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज रिमेन्स जीरो। कितना? एंड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ये सिर्फ डिपेंड करता है शाबाश किस पे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस,
किस पे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे आपका काम करना डिपेंड करता है। ये नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से गए, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किधर पे हो, आप कहां पर थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर क्लोज ट्रिप है, अगर तो वर्क डन उस क्लोज ट्रिप पे कितना होगा? समझिए तरह ऐसे फोर्स को, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। क्या सुना सर? क्या सुना? हमें कुछ समझ में आ रहा, मुझे पता है। तो चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेटा ग्राउंड पे थे। कहां पे थे? ग्राउंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल आप इस हाइट h पे चले गए, ठीक है? तो बेटा कोई मुझे बता सकता है जब आप पॉइंट P पे पहुंच गए which is at a height h above the ground, can anyone tell me what is the gain in the potential energy? शाबाश, छा पढ़ा होगा। The potential energy of the body is mgh, क्लियर छा? अब इस पॉइंट P पे पहुंचने के बहुत तरीके थे कि नहीं? ये को एक्चुअली बलून नीचे लगाया, वो बलून सीधे ऊपर चढ़ा, पहुंच गया पॉइंट P पे। दूसरा तरीका भी था, तो यहाँ पे सीढ़ी लगा सकता है क्या लगे? So go to here की, you go path number first, you go path number second. मगर गोबर यहाँ से पॉइंट पीएस पर वो तो चक्कर सा पोटेंशियल एनर्जी अच्छा कितना। अब अगर कोई बंदा बोलेगा नहीं मैंने प्रोजेक्टाइल आप ही के पास पढ़ा है, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन इधर मैक्सिमम हाइट थी ना खतर पता है इसके, मगर पॉइंट पी पे ही गेन हो गया, ठीक है? समझ रहा है? अब कोई बंदा है उसके पापा बहुत अमीर है, ठीक? हेलीकॉप्टर शोर कैन एनीवन अमंग यू टेल मी बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से खर्च हुई? सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले रास्ते से खर्च हुई ताकि ये बंदा पॉइंट पी पे पहुंचे? एनर्जी सेम खर्च हुई। अरे इसने बलून एक लाया, सस्ता बलून, उसमें कोई गर्म हवा डाल दी, खोद खोद ये मन हियर रपिस आमुत यह नफर प्रोजेक्टाइलस पे अमिस ताकत थोड़ा लगाम, शायद गमिस पोस वोस तह खर्च। व्हाट अबाउट दिस? अमीर मत पेट्रोल वेट्रोल कि तो खर्चे के एतबार से देखा जाए शायद इसने सबसे ज्यादा खर्चा किया छुना को, पर एट द सेम टाइम व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ एनर्जी, जो खर्च हो गई होगी, एंड देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड एज conservation of energy. Energy can neither be created but it can be transformed from one form to मगर सो थ्योरम छ वैलिड सिर्फ तम विज एम चोन फील्ड एम चोन फोर्स कंजर्वेटिव है। क्या है ये समझ तरह? कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर यहां पर पॉइंट पी पे जाते जाते बंदे ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की mgh, चाहे वो रास्ते 1 से गया, रास्ते 2 से गया, रास्ते 3 से गया, रास्ते 4 से गया, समझ रहा है? हर किसी पॉइंट से गेन ऑफ एनर्जी इज ओनली mgh बिकॉज दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसको हमें पॉइंट पी पे जाने के लिए हाइट करनी थी ना कवर, हाइट के खिलाफ एक फोर्स काम कर रहा था, द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस दबान जो हर पॉइंट एस्पेक्ट अब आया बोन वसु क्लियर था? सो उस फोर्स के खिलाफ जो तू काम कर रहा है, उस फोर्स के खिलाफ जो तू काम कर रहा है, वो काम इक्वल टू mgh आ रहा है जब तू पॉइंट पी पे पहुंचा, चाहे किसी भी रास्ते से तू जाए। समझ रहा है कि नहीं? तो हमें ये समझ आ रहा है ए वर्क a work is energy है कि नहीं? they are interconvertible forms. If either there is work or there is energy. Energy is the unused form of work. Raw material to energy. पाचे प्रोडक्ट यूज सुच वर्क क्लियर था? तो समझना मेरी बात, जब पॉइंट पी पे कोई बंदा पहुंचा, तो पॉइंट पी पे जाते जाते खर्चे बहुत है, इसने ज्यादा किया, इसने कम किया, खर्चे तो, लेकिन गेन ऑफ एनर्जी against a force which is the gravitational force, which is a हम देख रहे हैं उसके खिलाफ। बाकी छोड़ दे, मस्कुलर एनर्जी शायद इस वाले को ज्यादा, इस वाले को कम खर्च हो गई, इस वाले को ज्यादा खर्च, बिकॉज उसने मस्कुलर एनर्जी खर्च करा। समझिए तरह कि ना? मगर बुश तिम कथ वनान क्या बुझुस दपान हर कोई बंदा पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है अगेंस्ट
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मानता है कि नहीं? ये वर्क जो है, ये एनर्जी जो इसने गेन की आफ्टर रीचिंग द पॉइंट पी, इट इज इंडिपेंडेंट। चाहे यहां से आया, चाहे यहां से आया, यहां से आया या यहां से आया, हर किसी रास्ते से एनर्जी सेम है ना। ये समझियो तरह ये कौन एनर्जी? ये गेन एनर्जी, ये सो एनर्जी गेन गमुत यस हम गेन कर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके खिलाफ? बाकी चीजों के खिलाफ नहीं। शायद इसको बेचारे को या हेरकन शूश मूदमुत, अमिस खर्च गुमुत पन्ने ताकत मज कहीं माचुस गुमुत, अमिस पोस गमित खर्च, सह त्राव सह कंसेप्ट त्राव। बह दपान फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ सब ने एक इक्वल अमाउंट ऑफ काम किया है, सब ने एक इक्वल खर्चा दिया है, जिसके बुनियाद पर जो वो काम कर रहे हैं वो हाइट h का गेन करना है। समझ रहा है कि नहीं? और कितनी एनर्जी गेन की सबने? शाबाश, mgh। तो हमें ये समझ आ रहा है, इनिशियल पोजीशन थी ग्राउंड, फाइनल पोजीशन थी पॉइंट P। रास्ता कोई भी था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पॉइंट P पे जाते जाते सिर्फ और सिर्फ mgh का मसला है, और h इज द पर्टिकुलर हाइट। अदरवाइज ये ऐसे था, ये ज्यादा था, ये इससे ज्यादा था, उस पर फर्क नहीं पड़ा ना। फर्क सिर्फ एक चीज पे पड़ता है, दैट इज हाइट कितनी थी इस पॉइंट हुई थी। समझिए तरह? सो इफेक्टिवली हमें ये समझ आ रहा है बेटा, जब पॉइंट P पे बंदा गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, बट इट प्योरली डिपेंड्स on the initial and the final position। इनिशियल का था, इनिशियल उसी अर्थ लेवल पे, और सब ग्राउंड पे थे। सब ग्राउंड पे होने का मतलब सबकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आज के बाद याद रखना इट इज रेफरेंस क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है? असली जीरो की बात हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहां पे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इट इज ट्रू, इट इज ऑल्दो इट इज एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड। समझ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो है, यस इट इज ट्रू, मगर अगर मैं रेफरेंस इसी को मान लूं, समझ रहा है? अदरवाइज अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आसे ना, तेरे वैसे नहीं बोन किया, समझता रहा। बिकॉज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू। जब बंदा ऐसे है, मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है, इसने तो काम फिर भी किया, इसके पास, इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी। समझ रहा है कि? सो एनर्जी, इंसान क्या शुमारा एनर्जी खर्च करता है, ये अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। एवरीवन वांट्स टू हैव अ लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना यह डिसऑर्डरनेस, हर कह नफर यसान बह गोस स्टेबल गसन जिंदगी में, चाहता है कि नहीं? एंड वो स्टेबिलिटी पता है कब आती है? जब फ्री एनर्जी कम हो जाती है। मैं बताऊंगा आपको, जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, वो सबसे बिगड़े हुए हैं। मानते हो? वो मानते हो कि नहीं? जिसमें गरीब ना, गरीब तमिस बेचारस अख दायरे या दायरस में सह कत कर, बाकी तो उसके बाहर वो जाता ही नहीं कभी। यानी कि उसके पास रूम ऑफ डिसऑर्डर कम है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल जो उसके लिए है वो शायद कम है। तो इसका मतलब उसके पास शायद ज्यादा ऑर्डर है कि नहीं? तो इंसान यही चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर दूं। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। एनर्जी सारी खत्म कब होती है? जब इंसान मर जाता है। सो यस, इफ यू वांट टू गेट स्टेबल, मारो। हाँ, इट इज ट्रू। ठीक छा? वह क्या हो यार, कंजर्वेटिव फील्ड को गुब्सु फील्ड जिसमें काम करना डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। समझ रहा है कि नहीं? और ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड। ऐसे फंक्शन को बेटा याद रखोगे आज के बाद, स्टैट फंक्शन कहते हैं। क्या बनान ये सो फंक्शन यस डिपेंड करा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे। ये डिपेंड नहीं करती कि आपका रास्ता क्या था। मसलन फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल कितना था? 40। समझुक मना या चोब दीदी खोलता सा ही टेम्परेचर, कि जोल थन अति खोलत टेम्परेचर, कि ताप जुत अति खोलते नहीं टेम्परेचर। हमें सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि पहले कितना था, अब कितना है। सो देयरफॉर टेम्परेचर इज अ, समझ तरह क्या क्लियर छा कितना? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टैट फंक्शन, याद है मैंने कहा था उस दिन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल। क्लियर छा? समझ तरह डिस्प्लेसमेंट इथ पे स्टैट फंक्शन छु, इथे पे छु हर का कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क करुन stat function, because work is purely dependent on the initial and the final positions। किस फील्ड में? कंजर्वेटिव फील्ड। तेल चुका से माना आज की बैठ ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं? सो जो उसमें फोर्स होगा उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस आज के बाद बेटा याद रखोगे, ये वो फोर्सेस है जिनके फील्ड या जिनके खिलाफ जो आप काम करोगे, जिनके खिलाफ आप वो काम प्योरली डिपेंडेंट होगा कि आप कहां थे और आप कहां गए। बस किस पर गो उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर छा? समझ तरह यानी कि जब तू पॉइंट पी पे पहुंचा, इस रास्ते से इस रास्ते से कहीं से भी पॉइंट पी पे जाते जाते सिर्फ और सिर्फ गेन हुआ है mgh का।
अच्छा ठीक, ग्राउंड पे 0 थी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे mgh थी, समझ रहा है, वो इसके लिए भी यही थी, इसके लिए भी यही थी, इसके लिए भी यही थी। अब किसी ने ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया, किसी ने कम रास्ता ट्रेवल किया, मगर इफेक्टिवली सब कहां पहुंच गए, पॉइंट पी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी सबकी सेम है। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही थी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। तो हमें समझ आ गया ऐसे फील्ड को, ऐसे काम करने को, जो ये काम हो रहा था ये किसी फील्ड के खिलाफ हो रहा था, और उस फील्ड का आज के बाद क्या नाम रखेंगे हम, कंजर्वेटिव फील्ड। थोवा याद तो मैं मंदिर आकर। एक रोड बहुत अच्छा है, एक रोड, बंदा ए पे, बंदा, अब देख बाय द वे वर्क डन क्यों 0 है फिर क्लोज ट्रिप पे, जब बंदा यहां से यहां गया mgh ये, मगर तुझे पता है जब पी से वापस आएगा ना इधर mgh लूज, इफेक्टिवली यहां पे 0, ये गेन था, फिर लूज था, ऐड कर दे, एक प्लस था एक माइनस था, इफेक्टिवली समझ रहा ना। दैट इज व्हाई द वर्क डन ऑन द क्लोज ट्रिप इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स विल बी 0, समझ रहा। एम मतलब को नफर उसी से येतात, से न्यूथन ही येतात हमें कचा काम कर, तो बेशक येतात क्या होती येतात क्या होती, ठीक है। यहां पर कितनी एनर्जी थी, यहां पर अब कितनी है, उनका डिफरेंस, ठीक। लेकिन जब ये इधर ही था, यहां पर इतनी थी, अब यहां पर इतनी ही है, डिफरेंस ले ले 0 आएगा ना, तो देयरफॉर वर्क डन इज 0, क्लियर। अच्छा, लेकिन अब देख, अगर बंदा ए से बी तक जाना चाहता है, दो रास्ते, आप छुइए ब्याक छुइए, समझ ना। ये वाला रास्ता जो है इसमें थोड़ा अंडुलेशंस बम्पा आत्मस खराब रोड अच्छ मैगडम त्रावन कशर रोड यह गो दिल्ली हुंद रोड, दिल्ली क्या वन बे चीज पाकिस्तानिक रोड, ब्यूटीफुल रोड्स, तमन पे जहाज करान 1975 पे लैंड, इंडियन करो ओत्र तुम बनो बड़, हमारे जहाज हमारे नेशनल हाईवेज पे लैंड कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान ने बोला अच्छा 1981 में चीज गसा इस पे वन छु तरी गसा, ठीक है। पाकिस्तान की सड़कें बड़ी जबरदस्त है, बुझ लो यहाँ पर। When you talk about this, माशाल्लाह हम पोसा, literally you will never feel that you are on the road, इतना प्लेन है वो। तला गुबुर मेवान ए से बी ते जाते जाते ये एक ही रोड पे है, दोनों ए बी इधर है, बी उधर पे, ठीक। ए से बी तक जाते जाते किस रोड पे ज्यादा काम लगेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, शाबाश। दोनों गाड़ियां सेम गाड़ी है, सेम बंदा चला रहा है, एक ने पहले उसने ए से बी तक इस वाले रोड पे काम किया, फर्स्ट वाले पे, ठीक, और दूसरा फिर यहां पे चला गया दूसरे वाले रोड पे और फिर चला गया, सेम गाड़ी। तला मेहमान काट मत ज्यादा करो दूसरे वाले, क्यों, रोड है ना, उससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी यूज होगी, क्यों, फ्यूल ज्यादा जलेगा, क्या है ये, नहीं पता, सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन कहां सेम है, इनिशियल था, ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब पाथ से मतलब ये है ना, they are at the same level, हाँ, you want to say the level from the ground, they are at the same level, मतलब रोड अलग है, पोजीशन ए और पोजीशन जैसे ये आप कह रहे हो ये इधर था ये वैसे आप कह रहे हो, हाँ, शाबाश। डिस्टेंस मतलब एनर्जी किसको ज्यादा लगता है? हाँ ये उस एनर्जी लग ज्यादा तमिस लग ज्यादा कम ते लग सा और काम जो ना यात लग ज्यादा कम बुझ मा क्या है तो युज मा आप लोग पेट्रोल ज्यादा बुझ मा क्या है कंजर्वेटिव अगर है तो फिर इसमें सेम ही लगेगा ना, मतलब वही तो बात है, वो आप देख लो ना, एक रोड है प्लेन, दूसरा रोड है खराब, क्या बसान साइकिल स्कूटी चलानी है, एक है खराब रोड एक है अच्छा रोड, आराम कहाँ होता है, आराम जहाँ पे होता है वहां पे स्पीड कम करनी पड़ती है, जहाँ पे खराब रोड होता है वहां पे स्पीड कम करनी पड़ती है, स्पीड कम करने का मतलब आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा, गियर शिफ्ट होने का मतलब शायद पेट्रोल ज्यादा जलेगा, और पेट्रोल तभी ज्यादा जलता है जब बेटा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन का ज्यादा दूसरे वाले रोड में, तो हमें यह समझ आ रहा है ऑल्दो द
distance between A and B is fixed. When the work is being done, यहां पर it is against friction, यहां पर भी it is against friction. इस वक्त थोड़ी ना ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा है तू, तेरा रोड तो फिर भी ऐसे ही है ना, which ये पे यू और काम चुका, you should not same height पे, तू ग्रेविटी के खिलाफ कहां काम कर रहा है? तू ग्रेविटी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा, तू काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस रोड के फ्रिक्शन के खिलाफ. अख रोड स्मूथ तक फ्रिक्शन कम, ब्याक रोड थोड़ा अंडुलेशन तक फ्रिक्शन ज्यादा, ये फ्रिक्शन आए ज्यादा तक गियर चेंजिंग ज्यादा, ये गियर चेंजिंग से ज्यादा तक काम ज्यादा. समझ तरह ये बड़ समझो, वर्क करनी है लेकिन किसके खिलाफ पहले समझो. इस वाले केस में जो काम आप कर रहे थे वो आप ग्रेविटी के खिलाफ कर रहे थे क्योंकि आपको हाइट अटेन करनी थी. इस वक्त थोड़ी ना हाइट अटेन कर रहा है, ये तो सेम लेवल्स पे है. समझ तरह. तो ए से बी तक जाते जाते आपको समझ आएगा कि पॉइंट जो दूसरा रोड है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है. फ्रिक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली काम ज्यादा लगेगा. सो काम ज्यादा लगना या कम लगना डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल फाइनल पे कि रास्ते पे. जब काम करना डिपेंड करता है रास्ते पे, तो फील्ड जो होता है उसको नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं. क्या चीज होता है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव? क्या को नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जीरो क्या क्लोज ट्रिपल्स पे मान चेक पाइचे क्या है योर द लर्ज एनर्जी और द लर्ज एनर्जी. समझ रहा, गेन थोड़ी ना होगा फ्रिक्शन के खिलाफ. समझ रहा है कि नहीं? हाँ, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर भी जीरो होगी, पर डिस्प्लेसमेंट एक अलग कंस, हम वर्क की बात कर रहे हैं. वर्क डन ऑन ए क्लोज स्ट्रिप for a non-conservative field, for a it is not equal to zero because work depend करता है path पे, जैसे distance depend करता था length of the actual path traveled. समझिए तो ना. हालांकि दोनों पे distance सेम होगी कि नहीं, दोनों में आपका जो displacement होगा वो सेम होगा, है कि नहीं. लेकिन जब आप काम की बात करोगे इसमें काम थोड़ा कम होगा, इसमें काम ज्यादा होगा क्योंकि आप यहां पर एक फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो, which is the force of friction, and the force of friction is a non-conservative force, and उसका फील्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? non-conservative field. क्लियर? अच्छा, बारिश के वक्त you are asked to drive slow. Why? friction से काम गसान. अच्छा ठीक है ना. और जब आपका रोड बहुत खराब होता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, पछु तमीज करा एडजस्ट. फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा होगा तो आपका पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्चा है ना. आपके गाड़ी के साथ गाड़ी के जो टायर्स है उनमें बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर आ जाएगा ना. समझो, उनमें बहुत ज्यादा एब्रेशन आ जाएगा ना, रगड़. तो आप नहीं चाहते फ्रिक्शन रोड का ज्यादा. अगर काम होगा वो भी प्रॉब्लम है. चलने के लिए फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट या ग्रिप छना तेली शीनस पर छू तो आगा बाकू खर्च होना का वो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल. नेसेसरी तो है मगर बदमाश पेट्रोल जी हो जाला मत है कि फ्रिक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ नेसेसरी. इंशाल्लाह फ्रिक्शन छु अलग पड़ पर मगर इस वक्त समझो फ्रिक्शन छु नॉन कंजर्वेटिव. विस्कोसिटी विस्कस फोर्स है कि नहीं. अगर आपका एक पत्थर है, ठीक, आपने उसको पानी में डाल दिया, वो बहुत जल्दी नीचे आएगा कि नहीं? ग्रेविटी की वजह से ही आएगा. ग्रेविटी के पहले समझना, इस चीज को समझा रहा हूं. ये वाटर है, ठीक, ये हनी है, ठीक है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी. समझना, दोनों कंटेनर्स में इन दो का ए बी का डिस्टेंस सपोज एक्स है. ये सेम क्या है? ओ आपके लिए मैं सवाल कर रहा हूं, अगर कहीं गलत जवाब दो लिख रहा हूं ये थी. पहले मुझे बताना, बी से ए पे पहले पत्थर छोड़ दी. क्या छोड़ दी? ए से पत्थर छोड़ दी, ऑब्वियसली वो बी पे आएगी. जितने टाइम के बाद आएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे मैं सवाल कर रहा हूं. यहां से भी मैंने ए से पत्थर छोड़ दी, कहां पहुंचेगी? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं. सवाल ये कि भाई व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? पहले वाले कंटेनर में ज्यादा है कि दूसरे वाले कंटेनर में ज्यादा है? शाबाश. मान ग्रेविटी कुछ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो कुछ फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड वो रास्ते पे डिपेंड. तो समझ रहे, ए से बी तक आते आते डिस्टेंस कितनी कवर हो गई? तो इफेक्टिवली चाहे टाइम लगा या नहीं लगा, हमें उससे कोई फर्क, हमें फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि वो कहां पे था, कहां पे पहुंचा. तो ए से बी तक इफेक्टिवली, अगर यहां पर थी mgx
यहाँ पे थी ना 0, यहाँ पे थी mgx, यहाँ पे थी ना 0, तो वर्क डन दोनों वाले केसेस में क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, बट दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो समझ रहा, मगर इसी काम को अगर एनालाइज किया जाए अगेंस्ट द विस्कस फोर्स, किस फोर्स के खिलाफ, विस्कस फोर्स के खिलाफ, समझना मेरी बात। यहाँ पे बेटा विस्कोसिटी कम है, आप इजीली फ्लो होगा सर, यहाँ पे विस्कोसिटी बेटा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो समझ ये आ रहा है बेटा कि यहाँ पर जो फोर्स आपको नीचे खींच रहा है दैट इज प्योरली ग्रेविटी, मगर इस लिक्विड में एक अंदर का इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स आ जाता है, उसी फोर्स को तो विस्कस फोर्स कहता है। क्या कहता है, विस्कस फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लगेगा ना, लगे कितना, ये लगना विस्कस फोर्स, क्यों, क्योंकि मोशन अगर इधर है स्विच आया पाथ को ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो, दैट इज द विस्कस फोर्स। क्लियर अच्छा, तो ये समझ ले कि यहां पर एक ड्रैग लगेगा, इसको बोलेगा वापस आ, तो यहां पर हनी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, हमें ये समझ आएगा कि ये लाइक ज्यादा रगड़ अथ पेबलस, ये लाइक इज कम, तो वर्क का है ज्यादा, मगर ये वर्क किसके खिलाफ तो बोल रहा है सर, विस्कस फोर्स, बिकॉज़ विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, मतलब तो यार इनिशियल फाइनल पोजीशन उसी सेम, मगर विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी वर्क इज सेम, बट विद रेस्पेक्ट टू वर्क इज डिफरेंट। तो समझता ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तू फोर्स की बात करेगा यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि किस फोर्स की बात हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिमागस में उसको तमी भी कंजर्वेटिव, इनिशियल ते फाइनल छुम कहां से गया किधर गया, कहने का मतलब ये भी समझ ले, एक बंदा 1 पे है और एक बंदा 2 पे है, ठीक है, 1 से 2 तक जाना है, एक ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया और एक ने, अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव, अगर ये फील्ड वर्क डन दोनों साइड से सेम है, मानता है कि नहीं, क्या क्लियर। अच्छा एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलास्टिक फील्ड्स सारे कंजर्वेटिव होते हैं, क्या होते हैं, कंजर्वेटिव, समझा ना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्टैट फंक्शन, मगर अगर यही फील्ड आज नॉन कंजर्वेटिव, क्या है, तो फिर इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ फॉलोड, the actual path traveled, it depends on the path, so फिर वो देखना पड़ेगा A वाला path था कि B वाला path था, लेंथ पे छोड़ दे, हाँ डिस्टेंस के एतबार से B से ज्यादा डिस्टेंस शायद यहाँ से वर्क ज्यादा लगा, अगर फ्रिक्शन की बात हो रही है कि नहीं, यहाँ से कम लगेगा, तुझे समझता रहा, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलोड। सो ये आपको समझना है बेटा। अब मैं आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, तीसरे फ्लोर पे जाना है, एक बंदा जा रहा है सीधे सीढ़ियों से, दूसरा बंदा ने सीढ़ी लगाई बाहर से डायरेक्ट, सोच लगाना, ब्याह नफर उस पैराशूटस पे सो डायरेक्टली वोत ओवर कम के कर जा, हाँ ये पॉइंट यू शुड फर्स्ट आस्क सर किस फील्ड के खिलाफ, इना वर्क से ना हटमटी मांग कारण क्या, वर्क की जाती है एनर्जी खर्च करके, तो एनर्जी तो हटमट में खर्च करता है, तो ये समझता रहा। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर अगर मैं एनर्जी खर्च करूंगा या मैं करूंगी तो ये किसके खिलाफ कर रहे हैं हम, बवा ने वाइन से सवाल, गुबुर व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हाँ सेम होगी, क्यों, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर सेम हाइट पे, मानता है कि नहीं, लेकिन अगर बच्चे वन है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मस्क्यूलर फोर्स अगेंस्ट द मस्क्यूलर फोर्स, सीढ़ी वाले को रफ उतरा होगा, उसी ने बेचारे ने ज्यादा काम किया। इस कांसेप्ट को पूछते हैं कूलियन कांसेप्ट, कूलियस क्या बना, वर्क डन बाय कूली इज 0, छसा बना, आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय कूली इज 0, वर्क डन बाय कूली इज 0, मगर ये तो समझो ना उसने किसके, यार वर्क डन बाय 0 बाय कूली इज 0, मगर वो फिर पैसा क्यों देता है तू उसको, ये भी तो समझना है, द रीजन फॉर दैट बी ही इज यूजिंग मस्क्यूलर एनर्जी एंड मस्क्यूलर वर्क इज नॉट 0, ओवर अक्षित बसा बिचारस त्रेशी पेमान दाब लगा, देयर आर सो मेनी डेथ्स कॉज्ड टू कूलीज बिकॉज़ उन्होंने ओवरलोड लिया। We had a laborer working yesterday at our home. ज्यादा पैसे की लालच में उसने इतना काम तम तुझ अर्धा ब्रिक्स कच एक सी फतिस मजा अचानक से तम चक्कर सु पे पत किन 4 टेवा शोटस कच 4 टेवा आए तो मैं मेहनत को की मेहनत लोग तो चला था मैं यपर खून जी यपर वसान, मैंने उसको लिया, मैंने सोचा खुदा आया तुम कहें सुन ठीक थोड़ा सा ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग वॉल न्यू तक अगर वो थी हालत तम सज, वुड यू बिलीव आई फेल्ट अनकॉन्शियस व्हाइल ही वाज बीइंग स्टिच्ड, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, एंड देन आई रियलाइज्ड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट अ डॉक्टर, आई वुड हैव बीन द वर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय लाइफ, बिलीव मी।
खुदा ये करान असल मे को बर्दाश्त तम सु खून जैसे वो पल्प की तरह निकलता है ना खून उसको सर से निकल रहा था तो प्रेमी में खुदाया एंड सम देयर वर इंस्टेंट्स कि ही वाज शिवरिंग व्हाइल बीइंग स्टिच्ड तो मुझे लगा शायद उसने मत माना ही एनेस्थीसिया देना अभी वेंट टू लोकल कंपाउंडर इन बेचारों को थोड़ा ड्रेसिंग बोले मगर आई रियलाइज तम विज खुदा अगर बह तम दह डॉक्टर बनोमुत मे आसान खबर कथन सर्जरी कर अड़ी त्रमुत तो चोलमुत मे बर्दाश्त सीरियस तो उसका नहीं क्या से डेवलप होगा इट इज समथिंग एक्चुअली देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज एड्रेनालिन ब्याक नॉर एड्रेनालिन छु ना तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज 4F हार्मोन क्या इसमें फेयर फ्राइट फ्लाइट ठीक हाँ ये इन सब टाइम्स के वक्त निकलता है डरने के वक्त डर के वक्त तो मैं तम हिसाब आपने नहीं देखा होगा ये जो ये मोटो जीपीज उनको लिखते हैं एड्रेनालिन रश जो ये छलांग स्काई डाइविंग जो करते हैं ना तिमन गो एड्रेनालिन सुई पागल हार्मोन पागलपन जो ये बाइक पे कर रहे होते हैं लड़के ये पॉसिबल तेली एड्रेनालिन गोड नेर एड्रेनालिन करना सारी चीज खास कर एडोलसेंट एज में बुजुर्ग जो होते हैं तिम कर बाइक तिमन एड्रेनालिन तूता जोरावर आसान ठीक अत वन बायोलॉजी पकि यप तुम बहुत वन तुम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आई होप यू गॉट इट सो जब आपको दिमाग में आएगा कंजर्वेटिव फील्ड तो क्या वन वर्क वुन में मगर मुश्किल वुन इनिशियल तो फाइनल छु क्या ठीक अगर चे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड तेल क्या कर वर्क तम हाँ तेल वो रास्ता क्या इख्तियार किया गया था समझ गया एग्जांपल्स क्या मैंने बोले कंजर्वेटिव की ग्रेविटेशन फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ठीक इलास्टिक फील्ड ठीक मैग्नेटिक फील्ड ठीक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पूछेगा तो नॉन कंजर्वेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड छु कंजर्वेटिव मगर जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा ये नॉन कंजर्वेटिव इसको वोटेक्स फील्ड भी कभी कभी कहते हैं आपने 10th में शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था मुझे पता तो क्या करूँ तथ वो क्या वन वो ये समझ आ गया ना अच्छा अब इस कंजर्वेटिव फील्ड को पोटेंशियल एनर्जी होती है हर किसी फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है अब जो पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्वेटिव फील्ड्स में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पता है अगर आपको यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स you can calculate the value of the force. So expression है क्या God will give me time को तो okay we are there we can do it ये हटाओ मैं सारा ये क्लियर हो गई चीजें क्या मैंने कही बात है जरा मुझे एक बार रिपीट करो प्लीज कंजर्वेटिव फील्ड को सो फील्ड या मत वर्क से डिपेंड करा इनिशियल से फाइनल राउंड ट्रिप पे वर्क कितना होगा ठीक है एग्जांपल मैंने बोली ये ट्रेन में स्पोरश खासुन 10 तरीके हो सकते हैं लेकिन 10 तरीके से वर्क क्या होगा अगर कहाँ अलग आस पत गस योर वन त्रेमिस पोरस वात तम कमर दर आत कर खुदकुशी तैयार ताकि मरक ती पी कंजर्वेटिव फील्ड क्या समझ तो वह अगर कह वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या गो सह क्या वन यह वह अगर तथ मज लगे कंजर्वेटिव कंसेप्ट तमिस वन यु तेज पकक खुदा रचिन पत अ प्रॉब्लम तक ठीक है So remember, work done on conservative fields depends on initial and final. In non-conservative, it depends on the path. It is a path function. Clear, cha? Now, beta, I am going purely towards conservative fields. ठीक है? Non-conservative मत करो इस वर्क. Don't worry. मगर इस उनके अलग चीज. तो वर्क जब हम पढ़ेंगे तब हम निकालनी है. वो हमें दोनों में निकालनी है. ठीक? लेकिन एक चूंकि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं ठीक है ना तो फोर्स की बात जब हम करते हैं फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स फॉर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स आर रिलेटेड इन कंजर्वेटिव फील्ड्स are related in by an equation given by force barabar minus times Nebula operator of potential energy
क्या आसान मे पता गो कल्पेट क्या बह वन बेटा ये उल्टा डेल्टा दिख रहा है आपको पहले समझना किताब पे जब आप ये चीज देखोगे किताब बने तो एक ही तरीके एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर अब तो आसान हो गया आपके लिए क्या करना है डिफरेंशिएशन किसकी पोटेंशियल एनर्जी की विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसका नेगेटिव वैल्यू लो वही फोर्स ये किताब बोलती है क्या बोलती है मगर आप मेरे स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए पॉइंट नंबर फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी मान था एनर्जी है किंतु जो कप एनर्जी कितनी है किन कप कितनी ही बोलता है स्केलर छा फोर्स कप फोर्स वेक्टर हाउ ऑन दिस अर्थ इज पोटेंशियल एनर्जी अ स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी छा पॉसिबल ये छा पॉसिबल ना तेरे की पुट एक्सप्रेशन उस चीज को क्लियर करने के लिए वी कम फ्रॉम हियर दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट of the force in case of conservative fields related to its potential energy. The potential energy is a scalar quantity, force is a vector quantity, and जब उस पे ये ऑपरेटर काम कर रहा है, ये ऑपरेटर है क्या ये हम देखते हैं. बेटा this operator is called as Nebula operator. कैसे बना? Nebula operator. It is sometimes also called as Hamiltonian operator. कैसे बना? Hamiltonian. इस ऑपरेटर के पास एक क्षमता है इस ऑपरेटर के पास एक क्षमता ये कि व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन अ स्केलर क्वांटिटी व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन अ स्केलर क्वांटिटी ये उसको कन्वर्ट करता है इनटू वेक्टर क्वांटिटी थोथा यार सर ये की पड़े जो काम करा वो सुध पूछो डोंट वरी मगर अब याद रखो क्या नेबुला ऑपरेटर और जब ये किस पे काम करता है स्केलर क्वांटिटी पे हाँ ये किस पे तब्दील करता है वेक्टर क्वांटिटी होता है यार और तब इसको क्या पढ़ा जाता है वहां पर अक्सर हमेशा फोर्स बराबर माइनस नेबुला ऑपरेटर टाइम्स दिस ऐसे नहीं पढ़ा जाता ठीक तो इसको पढ़ने का तरीका देख बेटा जब आपका नेबुला ऑपरेटर जब आपका काम करेगा एक स्केलर पे किस पे तो आप इसको कैसे पढ़ोगे आप इसको पढ़ते हो एज ग्रेडियंट क्या पढ़ा क्या पढ़ेगा तू पढ़ेगा फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी है ए स्केलर क्वांटिटी क्या है से पर रखते हैं बीच नेबुला ऑपरेटर ए है ना आप पढ़ोगे इसको ग्रेडियंट ऑफ ए क्या पढ़ा जरा मुझे बता इस वक्त नेबुला ऑपरेटर किस पे काम कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्केलर फिर क्या पढ़ोगे फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल यार फोर्स इज द नेगेटिव डी यू बाई डी आर एक्चुअली ग्रेडियंट ही है ऊपर चेंज नीचे चेंज वो तो ग्रेडियंट ही होता है मगर यह पर्टिकुलर वैल्यू वन बुक सुकार पर आओ वो इसका ये इसका पर्टिकुलर चीज पहले हम इस चीज को सीखेंगे ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ हाँ फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है लेकिन बेटा ये नेबुला ऑपरेटर कभी कभी वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है किस पे ऑपरेट कर सकता है वेक्टर पे ऑपरेट करने के दो तरीके आपने वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा छोपर में अगर बेटा ये वेक्टर पे स्केलरली ऑपरेट करेगा कैसे ऑपरेट करेगा यानी कि अगर हमारा एक वेक्टर है ए क्या छू ए इज अ वेक्टर अब नेबुला ऑपरेटर उस पे ऐसे काम कर रहा है नेबुला ऑपरेटर ऑफ ए मगर मन उसको प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट तब आप इसको पढ़ते हो एज डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या छू पढ़ा था यार क्या बोलते हैं इसको तो लेकिन अगर आपका नेबुला ऑपरेटर इस वेक्टर पे काम करेगा मगर वेक्टोरली कैसे फिर पढ़ो एक पर क्रॉस ए पढ़ेंगे ना तो बेटा इसको पढ़ा जाता है एज कर्ल ऑफ ए क्या पढ़ा कर्ल को पूरा सर्कल कंप्लीट करो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स इज 0 कर्ल ऑफ कर्ल समझ आ रहा है कर्ल ऑफ एवरी कंजर्वेटिव फील्ड इज 0 जब भी किसी फील्ड का कर्ल 0 होता है याद रखता हूं सो फील्ड यूज चूज कंजर्वेटिव होगा यार क्लियर अच्छा अब ये आपको दिस इज हायर लेवल वहां ध्यान की जरूरत नहीं मेरे को सिर्फ एक चीज बोलना है दैट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन
the expression is force is the negative gradient of study Nebula operator ki has chu ye go ye to इसमें extra knowledge तो you can use it inshallah in future ठीक है अब देखो बेटा जब ये force को निकालना है आपको क्या पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पता होनी उस पे क्या ऑपरेट करेगा फिर नेबुला ऑपरेटर छू क्या नेबुला ऑपरेटर फिर तो नेबुला ऑपरेटर छू क्या नेबुला ऑपरेटर छू असली it is dou by dou x along I cap plus dou by dou y along j cap plus dou by dou z along k cap पहले समझना डिफरेंशिएशन पढ़ी है कि नहीं तब मैं वनु 2 मिनटन में अगर एक ये एक्सप्रेशन छो 3x² y ठीक है आपको बोला जा रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जरा मुझे बताओ आप क्या करोगे d by dx ऑफ a है ना क्या करोगे जरा बताओ 3 को बाहर निकालेंगे d by dx ऑफ x² y रहेगा ये रोजा कितना तला गोबर यथी पढ़ करो डिफरेंशिएशन 3 ऐसे ही रहेगा उसको क्या किया जाए उसको u भी लगेगा ना लगेगा ना u भी अचुना x से ट्रीट इवन वेरिएबल करना y की वेरिएबल इवन ट्रीट करना छा तला तेमिस की पढ़ करा थी शाबाश हां ये आएगा d by dx ऑफ x² तब y को बाहर रखा प्लस फिर x² को बाहर रखेंगे d by dx ऑफ y है ना फिर यहाँ की आएगी 2x इसको y डैश लिख सकते हैं तो आएगा है ना तरीका तो यही है बट दिस इज कंप्लीट डिफरेंशिएशन दिस इज इसको हम d लिखते हैं चले लिखा बट बेटा यहाँ पर देखो ये d पूरा नहीं इसको लिखते हैं डाउ क्या शु डाउ इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं इट इज व्हाट partial differentiation. What do you mean by partial differentiation? देखो बेटा क्या होता है partial differentiation. अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो partial differentiation की बात हो रही है अगर आपके पास यही है 3x² y क्या है और आपको कोई बोल रहा है हजरत तलज मेवान what is dou by dou x of 3x² y दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या था कंप्लीट डेरिवेटिव वो आपने देखा आपने x को भी ट्रीट किया वेरिएबल y को भी ट्रीट किया लेकिन जब बेटा आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है तो किसके साथ डिफरेंशिएशन करनी वैसे ही जैसे करोगे मगर x के बगैर जितने भी टर्म्स है x के बगैर वो सब कांस्टेंट क्या सॉरी तो कांस्टेंट क्या क्या है फिर यहाँ पे 3b और तो 3y बाहर आएगा समझिए अंदर क्या रोज डाउ by dou x of हाँ वो तो पता ही है आपको डिफरेंस 2x तो आएगा 2 3 6yx ये आएगा होती है तरी फिक्री समझ डिफरेंस आ गई समझ सो दिस इज द नेबुला ऑपरेटर अब देखो जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ along I cap दिस इज द डायरेक्शन along y cap j cap दिस इज द डायरेक्शन बात करूं डिफरेंशिएट along z along k cap दिस इज द डायरेक्शन तो जो आपका आंसर आएगा उसमें आएगा ना I कैप J कैप K कैप बन गया वेक्टर समझ गए कि नहीं सो हाँ वहां अगर ये पढ़ा है वहां मुझे पाने अगर कुछ जाए 3x क्या छो 3x आप ना आगे डायरेक्शन जब तो उसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेगा 0 इसके साथ डिफरेंशिएट करेगा 0 आज बचो ना अकोई यूज छो आसान सुचना सा ये होई जैसा अकोई जो आसान एक ही बार डिफरेंशिएशन करनी है जैसे इसकी की अब x² के साथ की विद रिस्पेक्ट टू x तो मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करनी है ना तो हमें समझ आ गया ये दरअसल 1D की बात हो रही है ये जनरल जो है इस पर 3 डायमेंशन कितने डायमेंशन ठीक है कि नहीं इंशाल्लाह पगह करो इस पर क्वेश्चंस तब अच्छे से समझ आएगा अभी याद रखो दैट नेबुला ऑपरेटर इज एक्चुअली एन ऑपरेटर व्हिच कैन कन्वर्ट स्केलर्स इनटू और कैसे काम करता है बाय पार्शियल डेरिवेटिव along I cap along j cap along k कल इंशाल्लाह मैं पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन दूंगा पर वो फोर्स करूं यू कैन कैलकुलेट आपको फोर्स मिल जाएगा उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी विद योर पोटेंशियल एनर्जी और दिस में फोर्स बेसिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बेसिक डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ नेबुला ऑपरेटर देन वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर केस वो भी आपको समझ आ जाएगा ठीक है कि नहीं आई विल स्टॉप हियर विद द होप सेकंड लॉ इज स्टिल इनकम्प्लीट because we are still discussing forces we have to discuss some tension forces some forces which depend on the velocity and of course we have to discuss the equilibrium of these forces अच्छा ठीक तो इंशाल्लाह जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो एक स्टेट पढ़ेंगे दैट इज द बॉम्ब वॉक आई स्टॉप
he was a mathematician again. इसने बॉम्ब की बात